बच्चों, आज कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान में सभी को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन ये वाली बुक सभी को खोलना है। आज अपन सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक में से इकाई 2 पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, राज्य सरकार। और अध्याय 2 राज्य सरकार इस इकाई का नाम है और अध्याय 2 का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिका है, मतलब अपन जब हॉस्पिटल जाते हैं तो कौन कौन सी सुविधाएं जनता को सरकार ने उपलब्ध करा रखी, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, सबसे पहला पॉइंट अपन ये पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी मैंने अलग अलग सारे पॉइंट लिख दिए हैं। पहला पॉइंट है स्वास्थ्य क्या है, दूसरा है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त है, और स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या उपलब्ध कराई है सरकार ने। इन पॉइंट पे आज अपन चर्चा करेंगे और सरकार की क्या क्या भूमिका है स्वास्थ्य सेवाओं में उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली की सुविधा और पीने के लिए जल प्रदान करना, इसमें सरकार क्या है उसकी भूमिका निभाती है। तो बच्चों, पहले पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना क्या है, स्वस्थ रहना है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज स्वास्थ्य के केवल बीमारी से संबंधित नहीं है। ये आपका कोलाज बना हुआ है बुक में, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। इसमें ये बस्तियां हैं यहाँ बनी हुई है, तो इसमें कहीं कहीं गंदगी है, तो जो वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ उन गंदगियों से क्या होता है, वहाँ के बच्चे और जो वहाँ रहवासी है वो बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये कोलाज आप ध्यान से देखना बच्चों, और ये वाला कोलाज भी आप ध्यान से देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वास्थ्य का परिचय देता है, कौन सा अस्वस्थ का। तो यदि उदाहरण के लिए यदि कोई लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। यानी अपन जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण अगर अच्छा है, गंदगी नहीं है, हवा पानी सब शुद्ध मिल रहा है, तो वहाँ के लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों में, छोटी छोटी बस्तियों में गंदगियां रहती है, पानी अच्छा नहीं मिलता है पीने का, तो वहाँ लोग क्या हो जाते हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सरकार की जवाबदारी बनती है कि वहाँ पर वो उनके पीने के पानी का और वहाँ की सफाई की जवाबदारी उठाए और वहाँ उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अब अपन पढ़ेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। क्या पढ़ेंगे, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। ये आपकी बुक में सारणी भी बना रखी है बच्चों, सारणी भी दे रखी है, इसको आप ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे विभाजित कर रखी है। तो संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा है, महाविद्यालय, और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। अपने भारत में महाविद्यालय बहुत हैं और सार्वजनिक चिकित्सालय भी बहुत हैं, और हर वर्ष कितने डॉक्टर तैयार होते हैं, 15,000। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों से बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या कम है, काफी कम है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। ये आपको इस सारणी से पता चल जाएगा कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 2,717 कब थे, 1950 में, और 1991 में कितने हो गए, 11,174 अस्पताल, और सन 2000 में कितने हो गए, 18,218। सन 2000 में कितने हो गए थे, 18,218। ये आप नोट करना कि 1950 में कितने
भारत में कितने अस्पताल थे, स्वास्थ्य सेवाएं थी? तो 2717। और सन 2000 तक कितनी हो गई इसकी संख्या? 18,218। तो भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है और इसका कारण क्या है? गंदगी और गंदा पीने का गंदा पानी और वहाँ का वातावरण। इससे क्या होता है? ये हैजा जैसी और तपेदिक जैसी बीमारी फैलती है। तो तीसरा पॉइंट देखिए इसका सारणी का कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं और वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से की जाती है। तो पर्यटक लोग भी विदेशों से यहाँ भारत आते हैं, यहाँ पर भी अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार और संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है। ये जो संचारित बीमारियां हैं ये 21% किससे होती है? जल से होती है। तो जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, ये जल से, गंदे जल से, अपन जब पीने का पानी पीते हैं उसमें अगर गंदगी आ जाती है तो ये उस जल से होती है। और भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। तो भारत दवाइयां बनाने में सक्षम है और भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। इससे भी जो है गरीब लोग अस्वस्थ रहते हैं। ऊपर से वो गंदी बस्तियों में रहते हैं, खाने को उनको दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता है तो वो कुपोषित रह जाते हैं। तो बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए। तो सेवकों और नर्सों और डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। तो इसके लिए अपन को किन किन की जरूरत है? योग्य डॉक्टरों की, नर्सों की और सेवकों की। जो हॉस्पिटल में नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे योग्य डॉक्टर, उनकी आवश्यकता होती है। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव है और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं होती है। बड़े बड़े महानगरों में सारी सुविधाएं, दवाएं और मशीनें बड़ी बड़ी मिल जाती हैं उपचार करने की। तो सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में असमर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। यानी कि ग्रामीण इलाकों में ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है और कई बार ऐसा होता है कि गांव से जब शहर जाते हैं तो ऐसी बीमारियों से लड़ते लड़ते रास्ते में ही बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं थोड़े गांव के निकट भी सरकार को लगानी चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए और ये सुविधाएं ग्रामीण लोगों को भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है, हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। तो इसमें एक उदाहरण भी दे रखा है आपको इस किताब में हाकिमी शेख का, कि जब ये वहां पर काम कर रहे थे मजदूरों के साथ तो ये घायल हो गए थे। तो घायल हो गए थे, गंभीर चोट आई थी इनको। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में, अमेरिका के हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया, कोलकाता के हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया था। लेकिन वहाँ ये 8 अस्पतालों में घूमे, फिर भी इनको वहाँ इनके उपचार के लिए इनको सुविधा नहीं मिली। फिर एक छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने इनका उपचार करवाया और ये ठीक हुए। तो अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा भी खर्च किया। और जिन अस्पतालों ने इनको भर्ती करने से इनकार कर लिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर, क्षुब्ध होकर हाकिमी शेख
एवं PBKM ये इनके गठन का नाम है, मजदूर गठन का। तो ये कोर्ट में मुकदमा भी इन्होंने दायर करवाया था। अब अपन पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। क्या पढ़ेंगे? सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। यानी एक कहानी भी आई है इस किताब में बच्चों, ये आप ध्यान से पढ़ना। एक अमीर घर का लड़का है और एक गरीब घर का लड़का है। तो अमीर घर का लड़का बहुत महंगे अस्पताल में जाता है, उसको बुखार आता है तो उसको सारी सुविधाएं मिलती है। वहाँ नर्सें उनसे अच्छे से बात करती है, उनको कहीं लाइन में लगना नहीं पड़ता है। खून टेस्ट कराते हैं तो भी तुरंत हो जाता है। और गरीब का लड़का लंबी लाइन में लगता है, घंटे भर से, और लाइन में लग के जब जाता है डॉक्टर के पास तो उसको फिर खून टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, तो उसमें भी फिर उसको लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे उसके 3 दिन में रिपोर्ट आती है। और जो ये अमीर घर का लड़का रहता है, इसकी तुरंत वहां पर जांच भी हो जाती है और रिपोर्ट भी आ जाती है। तो इसमें लिखा है आपके सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में कि क्या अंतर है। तो जो अमीर घर का लड़का था वो निजी स्वास्थ्य सेवा मतलब निजी अस्पताल में जाता है तो उसका तुरंत सब काम हो जाता है। लेकिन जो गरीब घर का लड़का रहता है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, उसको 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है अपनी रिपोर्ट के बाद, फिर उसका इलाज चालू होता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अपन इसमें थोड़ा सा इसकी जानकारी लेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों दोनों को सुविधाएं प्रदान करती हैं। सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करती है। ग्राम के स्तर पर ये एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया जाता है, जो मैंने आपको 2 बच्चों की कहानी सुनाई थी। और एक में विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिमी शेख की कहानी में हुआ था। अभी हाकिमी शेख का भी मैंने बताया कि वो कितने घूमे, चोट लगते हुए भी, गंभीर चोट आई थी उनको, फिर भी उन्होंने कितनी परेशानी से फिर एक छोटे अस्पताल में उनका उपचार हुआ था। अब अपन देखेंगे सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दी जाती। तो ये हाकिमी शेख के प्रकरण से फिर सरकार ने ये अदालत में जब उन्होंने मुकदमा दायर किया था तो फिर अदालत ने ये फैसला सुनाया था। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अब अपन पढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। इतनी देर पहले अपन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ा था, अपन निजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल का नर्सिंग होम भी है। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं और जैसे कि परीक्षण करती हैं और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाइयां खरीदते हैं। ये है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीज को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। सार्वजनिक
स्वास्थ्य सेवा के अपेक्षा निजी स्वास्थ्य सेवा में लोगों का धन अधिक लगता है, पैसे ज्यादा लगते हैं। और स्वास्थ्य सेवा और समानता, अब अपन पढ़ेंगे कि ये वाला पॉइंट, स्वास्थ्य सेवा और समानता। चौथा पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे अपन कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक है। तो दवाएं महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, उधार पैसे लेने पड़ते हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज से भी पर्याप्त इलाज हो सकता है। कई बार अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा दवाइयां लिख दी जाती है और पैसा भी ज्यादा लगता है तो फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर अपन सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो साधारण दवाइयों से भी वो बीमारी खत्म हो सकती है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो गरीब लोगों के लिए परिवार में हम बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी के शिकार होते हैं, उन्हें अच्छा खान पान नहीं मिलता है तो पहले से ही कमजोर होते हैं, कुपोषित होते हैं। जितना उन्हें खाना चाहिए उन्हें उतना जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं वो पूरी नहीं कर पाते हैं, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तथा उनके लिए जो पर्याप्त चीजें वो उपलब्ध नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और अगर है तो वहाँ पर वो अच्छी तरह से चलाई नहीं जाती, वहाँ उसको अच्छी तरह से संचालित नहीं किया जाता है। तो आपके किताब में ये चित्र देख रहे हो, गांव से बहुत दूर एक गर्भवती महिला जा रही है तो उसको पैदल जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र में उसकी जांच कराने के लिए। और ये देखिए गांव में एक जीपी हॉस्पिटल बनकर आ गई है, गाड़ी में सारी दवाइयां और सारे इंजेक्शन और ये है। तो ये आदिवासी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में ये ऐसा भी काम चलता है। क्या किया जा सकता है, इन सब समस्याओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात पर अपन अब चर्चा करेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेष गरीब और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। तो बच्चों ये आपको मैंने पार्ट 2 अध्याय 2 इकाई 2 राज्य सरकार और अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की क्या क्या भूमिका है ये आपको मैंने समझा दी है। तो आप भी इसको अच्छी तरह से पढ़ना, आपको समझ में आएगा ये पार्ट। और अगर एक बार में आपको समझ में आए तो दूसरी बार आप क्लास लगाना और पढ़ना या अच्छे से समझना इस पार्ट को। और इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा।